हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वेव ऑप्टिक्स को स्टडी कर रहे थे, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर ऑप्टिक्स यूनिट। अभी वेव ऑप्टिक्स अपनी कंप्लीट हो गई, तो क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं, जो भी क्वेरीज उसको पूछेंगे। अपना नेक्स्ट चैप्टर, उसका नेक्स्ट पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स का, विच इज़ वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, इसके अंदर अपन को फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़नी है, मतलब अपन को प्रॉपर्टीज़ देखनी है। एक तो अपन क्या है कि जो लाइट है उसको वेव के फॉर्म में देखेंगे, लाइट का जो पाथ होगा वो क्या होगा, हमारा वेव होगा। दूसरा, अपन यही फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो अपन फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो फिजिकल ऑप्टिक्स मीन्स अपन लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, तो पहले अपन बात कर लेते हैं लाइट के बारे में, कि लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है ना। लाइट के बारे में बात सबसे पहले किसने की और क्या क्या कॉन्सेप्ट लाइट के बारे में टाइम टू टाइम दिए गए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो लाइट का सबसे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया वो आया 1637 में। 1637 में सबसे पहले रेने डेकार्टे साइंटिस्ट का नाम है। रेने डेकार्टे जो था, रेने डेकार्टे ने क्या किया, रेने डेकार्टे ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक थ्योरी दी। इस थ्योरी को बोला जाता है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, विच इज कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। अच्छा, इस थ्योरी के बारे में उसने एक इनिशियल आइडिया दिया था। इनिशियल आइडिया क्या था कि भाई अपनी जो लाइट है ना वो स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है ना, उन स्मॉल पार्टिकल्स को बोला गया कॉर्पस्कल्स। दो स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। और ये बोला गया कि भाई कहीं भी लाइट ट्रेवल अगर कर रही है तो वो उस स्मॉल पार्टिकल्स कॉर्पस्कल्स की फॉर्म में कर रही है। इस रूम में लाइट है, इसका मीनिंग ये हो गया कि इस रूम के अंदर कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट हैं। लाइट कहीं ट्रैवल करेगी मतलब वो पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड कॉर्पस्कल्स वो ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ से जो लाइट के बारे में बताया गया, तो ये बताया गया कि भाई पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स से मतलब डिस्क्रीट फॉर्म है। ठीक है, तो डिस्क्रीट फॉर्म में अपनी लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को क्या बोला गया, इस थ्योरी को बोला गया कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, क्योंकि ये कॉर्पस्कल्स पे डिपेंड थी, इसीलिए इसको कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी बोला गया। अच्छा, इसको जो एलोबोरेट किया, इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया वो दिया 1675 में न्यूटन ने इसको अपन ये बोल सकते हैं एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसका दिया। अब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में न्यूटन ने क्या बताया, भाई बात तो उसने वही कही जो रेने डेकार्टे ने कही, क्या कि भाई कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है, कॉर्पस्कल्स की फॉर्म में पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं अपन क्या है कि डिफरेंट कलर की लाइट देखते हैं। कहीं रेड लाइट हो सकती है, किसी सोर्स से निकल रही है, किसी सोर्स से ब्लू लाइट निकल सकती है, किसी से येलो निकल सकती है। तो भाई न्यूटन ने क्या बोला एक्सप्लेनेशन में कि कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में जो कॉर्पस्कल्स है ना, ये इनके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, है ना, शेप डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के कॉर्पस्कल्स मिलते हैं, ब्लू कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का। जहाँ जैसी लाइट प्रेजेंट होगी वहाँ वैसे ही टाइप का कॉर्पस्कल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और उसने बताई कि ये जो कॉर्पस्कल्स है ना, ये मीडियम का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना, ये मीडियम से इफेक्ट नहीं होते कॉर्पस्कल्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि भाई डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, तो उस पर अपनी लाइट डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, ये भी बताया गया कि भाई लाइट ट्रैवल करती है, तो कॉर्पस्कल्स भी क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ट्रैवल करते हैं फाइनाइट वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ फिक्स वेलोसिटी है कॉर्पस्कल्स की, उन वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो कहीं पे कॉर्पस्कल्स का नंबर लार्ज होगा, नंबर अगर लार्ज हो गया इसका मतलब क्या हो गया, कॉर्पस्कल्स का नंबर लार्ज है तो लाइट भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। कॉर्पस्कल्स का नंबर कैसा है, कम है, तो लाइट भी कैसी होगी, कम होगी ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल्स अगर किसी मीडियम में ज़्यादा होंगे
है ना। किसी ये रूम है, इसके अंदर लाइट है, मान लो इसमें कॉर्पस्कल्स ज़्यादा होंगे तो यहाँ लाइट ज़्यादा होगी, यहाँ कॉर्पस्कल्स कम होंगे तो लाइट कम होगी। मतलब पार्टिकल जब ज़्यादा हो जाते हैं तो जो मीडियम है अपना वो डेंसर हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ लाइट ज़्यादा हो गई, वेलोसिटी ज़्यादा हो गई लाइट की। जहाँ नंबर कम है, मीडियम रेयर हो गया, वहाँ पे लाइट क्या हो गई, कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई। तो ये अपने फैक्ट जो प्रैक्टिकल फैक्ट है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। अभी जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है ये न्यूटन ने जब दे दी, इसके बाद क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आया विच इज़ हाइगेन। 3 साल बाद ही आ गया, 1678 में। हाइगेन जो था, हाइगेन तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कॉर्पस्कुलर थ्योरी को। हाइगेन एक न्यू थ्योरी लेके आया। हाइगेन जो थ्योरी लेके आ गया, उस थ्योरी को बोला उसने वेव थ्योरी। नाम से पता चल रहा है कि भाई लाइट को उसने क्या माना, उसने लाइट को माना क्या, वेव। उसने बोला कि लाइट क्या करती है, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। वेव कैसे चलती है भाई, वेव के बारे में अपने 11th क्लास में पढ़ा है। वेव क्या होती है, किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस जनरेट होता है, एनर्जी ट्रैवल करती है, मोमेंटम ट्रैवल करता है, द डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। तो इसी तरह के डिस्टर्बेंस की फॉर्म में अपनी जो वेव है ना वो ट्रैवल करती है। अच्छा, इसका मतलब हाइगेन की जो वेव थ्योरी थी तो उस वेव के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, क्योंकि मीडियम में डिस्टर्बेंस जनरेट होगा, ठीक है। तो ये जो वेव थी ना हाइगेन की वेव, इसको मीडियम चाहिए, तो ये एक टाइप की मैकेनिकल वेव थी, ठीक है। अच्छा, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, ट्रांसवर्स नेचर माना अपन ने। कैसा नेचर माना, ट्रांसवर्स नेचर माना कि भाई ट्रांसफर फॉर्म में क्या करती है, ट्रैवल करती है। अब देखो इसको मीडियम चाहिए, है ना, तो भाई मीडियम अपने यहाँ तो है, अर्थ पे है, स्पेस में नहीं है। तो स्पेस में हाइगेन ने एक हाइपोथेटिकल मीडियम कंसीडर किया। उस हाइपोथेटिकल मीडियम को उसने बोला ल्यूमिनीफेरस ईथर। उसने बोला कि भाई जो स्पेस है ना, स्पेस में एक हाइपोथेटिकल मीडियम फील्ड है विच इज़ ल्यूमिनीफेरस ईथर, ठीक है। तो स्पेस में क्या है, ल्यूमिनीफेरस ईथर है, इसलिए स्पेस में भी क्या करती है भाई, सन से अर्थ तक लाइट आती है, स्पेस में आती है। तो वहाँ एक मीडियम उसने कंसिडर किया विच इज़ कॉल्ड, नाम उसने दिया, बोला उसने कि भाई एक मीडियम वहाँ है, हाइपोथेटिकल है ना, मतलब उस टाइम तक किसी ने देखा तो नहीं था, अब तो हमने भी नहीं देखा, स्पेस में चले गए, है ना। तो उसको उसने बोला क्या, ल्यूमिनीफेरस ईथर। तो ये जो दोनों थ्योरीज़ हैं 1675 में ये आई कॉर्पस्कुलर थ्योरी, 1678 में हाइगेन की वेव थ्योरी आई। तो दोनों जो थ्योरीज़ थी, दोनों थ्योरीज़ के बीच में क्लैश हुआ। भाई न्यूटन बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में बताया, ठीक है। हाइगेन ने भी अपनी थ्योरी के बारे में बताया। तो फाइनली जो है वो हाइगेन की थ्योरी को माना गया कि हाँ भाई ये एक अच्छी थ्योरी है और ये क्या कर सकती है, लाइट को डिस्क्राइब कर सकती है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो उस टाइम थे, तो वेव थ्योरी से क्या उन एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर दिया गया, ठीक है। भाई कोई भी अगर थ्योरी आई तो वो थ्योरी से वो फिनोमेना जिस थ्योरी के लिए, जिस कॉन्सेप्ट के लिए वो थ्योरी दी जा रही है वो प्रूव भी तो होना चाहिए ना। तो लाइट के बारे में जैसे रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन था, है ना, ये सारी चीज़ें वेव थ्योरी से प्रूव की हाइगेन ने, प्रूव की। तो हाइगेन की जो वेव थ्योरी है वो एग्जिस्टेंस में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई 1873 में एक साइंटिस्ट और आ गया। कौन था, मैक्सवेल था। मैक्सवेल ने क्या किया था, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी, ईएम वेव थ्योरी। ईएम वेव थ्योरी क्या कहती है कि भाई सारी एनर्जी जो नेचर के अंदर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ईएम वेव के बारे में तो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। ईएम वेव हमारा सेपरेट एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, उसमें वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे ईएम वेव कैसे जनरेट होती है, कौन कौन सी टाइप की हो सकती हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो मैक्सवेल ने जो प्रिंसिपल दिया वो ईएम वेव थ्योरी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई सारी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट भी एनर्जी है तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसने क्या किया, एक ईएम स्पेक्ट्रम दिया। ईएम स्पेक्ट्रम मतलब फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, वेवलेंथ के बेसिस पे उसने एनर्जीज को क्या किया, डिवाइड किया, एक स्केल दिया, उसमें फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे उसने क्या किया, फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे उस स्केल पे एनर्जीज को डिस्क्राइब किया। भाई लोअर फ्रीक्वेंसी, फिर हायर फ्रीक्वेंसी, फिर हायर फ्रीक्वेंसी, फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके, ठीक है। वो स्पेक्ट्रम भी अपने 11th क्लास में देख चुके हैं केमिस्ट्री में, इस साल भी देख लेंगे 12th क्लास में, ठीक है। तो भाई जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सारी एनर्जीज, तो मतलब लाइट भी क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट भी क्या हो गई, ईएम वेव हो गई। अच्छा, इसमें क्या है
कि देखो यहाँ एक प्रॉब्लम थी मीडियम की, कि भाई जो हाइगन की वेव थ्योरी है उसमें जो वेव है उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है, इसीलिए उसने ये ल्यूमिनिफेरस ईथर हाइपोथेटिकल मीडियम कंसीडर किया। लेकिन यहाँ जो वेव के बारे में मैक्सवेल ने बताया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होती हैं, ठीक है। ये जो वेव हैं इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, दीज रिक्वायर नो मीडियम, तो कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो विदाउट मीडियम ट्रैवल करती हैं ये तो विदाउट मीडियम ट्रैवल करती हैं, तो स्पेस में मीडियम नहीं है तो वहाँ से भी ट्रैवल कर रही है, अर्थ सन से अर्थ तक लाइट आ रही है, तो वो जो लाइट आ रही है वो भाई बीच में स्पेस है, मतलब वहाँ कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट सन से अर्थ तक पहुँच रही हैं, तो वो कैसे पहुँच रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, लाइट है इसीलिए पहुँच रही हैं, ऐसा माना गया, ठीक है। तो जो मीडियम वाली प्रॉब्लम थी ना, यहाँ पे मीडियम चाहिए, उसको यहाँ सॉल्व कर दिया गया कि भाई मीडियम नहीं चाहिए। तो फिर ये जो थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैक्सवेल की, इसको मानने लग गए हम लोग, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भाई कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्ट ने किए 1900 के आसपास, जब भी ये सेंचुरी स्टार्ट हुई 1900 में क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या है कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अच्छा, ये जो वेव थ्योरी है ना, ये दोनों वेव थ्योरी हैं भाई, ये वेव थ्योरी मैकेनिकल वेव की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में बताया गया लाइट को। तो वेव जो होती है, वेव तो कॉन्टीन्यूस होती है भाई, वेव जो होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होती। तो लाइट अगर वेव है तो वो फिर कॉन्टीन्यूस होगी, एक पॉइंट से चल के अगर फाइनल एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना है तो बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी वो वेव है, ठीक है। तो वेव तो क्या होती है, कॉन्टीन्यूस होती है। तो यहाँ तक तो लाइट को क्या मान लिया गया, कॉन्टीन्यूस। अच्छा, स्टार्टिंग में डिस्क्रीट अपन ने माना था पार्टिकल्स की फॉर्म में, 1900 में एक्सपेरिमेंट किए कुछ साइंटिस्ट ने, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे जो मैक्स प्लांक था उसने एक ये फाइनल एक्सपेरिमेंट किया था, उसने ये बताया कि भाई लाइट एक्चुअली में क्या है, कॉन्टीन्यूस नहीं है, एनर्जी कॉन्टीन्यूस नहीं है, लाइट नहीं, सारी एनर्जीज के बारे में उसने बोला भाई एनर्जी कॉन्टीन्यूस नहीं है। एनर्जी कैसी है, एनर्जी है डिस्क्रीट, एनर्जी है डिस्क्रीट फॉर्म में मिलती है, मतलब नॉन कॉन्टीन्यूस है। एनर्जी कैसी है, नॉन कॉन्टीन्यूस है, मतलब कहीं भी एनर्जी जब ट्रेवल करती है, ट्रांसफ़र होती है, तो वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, वेव की फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होती, कॉन्टीन्यूस फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होती, ना ट्रेवल करती है, वो हमेशा एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी को जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स है ना, उनको बोला गया क्या, क्वांटा बोला गया। भाई एनर्जी नॉन कॉन्टीन्यूस है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, वो जो स्मॉल पैकेट्स हैं उनको क्या बोला गया, क्वांटा बोला गया। और क्वांटा बोला गया तो ये जो थ्योरी थी इसको क्वांटम थ्योरी बोला गया, है ना। अपन ने क्वांटम थ्योरी के बारे में पहले भी तो डिस्कस किया है, कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कहाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। तो भाई जब एनर्जी क्वांटा की फॉर्म में मिलती है, क्वांटम थ्योरी, मतलब एनर्जी डिस्क्रीट हो गई, तो लाइट भी क्या होती है, लाइट भी स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होती है ना। लाइट का जो क्वांटा होता है ना उसको फोटोन बोला जाता है, मतलब लाइट स्मॉल पार्टिकल्स फोटोन्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, ऐसा मैक्सवेल ने बताया, ठीक है, किसके अंदर, क्वांटम थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो लाइट जो फोटोन की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, तो हर एक फोटोन की एनर्जी फिक्स होती है, और वो एनर्जी होती है E = h न्यू, जहाँ h है क्या, प्लांक कांस्टेंट, और न्यू क्या हो गई, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। या फिर E = h, न्यू होता है c/λ, भाई c वेलोसिटी हो गई, v/λ होता है वैसे तो न्यू, पर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो E = hc/λ, इस एनर्जी का एक फोटोन जाएगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फोटोन ट्रांसफ़र होते हैं जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, किसी सोर्स से मेरे तक एनर्जी आ रही है, इसका मतलब उस सोर्स से मेरे तक फोटोन आ रहे हैं, कितने, लार्ज अमाउंट में, n फोटोन आ रहे हैं, तो मतलब एक फोटोन की एनर्जी हो सकती है h न्यू, n फोटोन की एनर्जी क्या हो सकती है, E = nh न्यू, ऐसा मैक्स प्लांक बोलता था, ठीक है। तो क्या था कि भाई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे, जैसे कि 1905 में आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था ना, ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया, मतलब उसने मोहर लगा दी मैक्स प्लांक की थ्योरी पे कि भाई हाँ, लाइट जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, क्वांटास की फॉर्म में होती है, फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये अपन को पढ़ना है इस साल,
ठीक है। अपन का एटम एंड न्यूक्लियस जब चलेगा, मॉडर्न फिजिक्स जब चलेगी, तो वहाँ अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखेंगे, डुअल नेचर। नेक्स्ट ही चैप्टर इसके बाद वाला, उसके अंदर अपन देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन देखेंगे कि जो लाइट है ना, वो लाइट का बिहेवियर पार्टिकल जैसा है। तो लाइट का बिहेवियर पार्टिकल जैसा है, तो वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया आइंस्टीन ने, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि भाई कॉम्पटन इफेक्ट था, वो किया, ये तो था ही, ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था। तो इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव हो गया कि भाई लाइट किसकी फॉर्म में होती है, क्वांटास की फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो यहाँ से ये थ्योरी, क्वांटम थ्योरी भाई एक तरीके से एग्जिस्टेंस में आ गई, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो गई। लेकिन फिर कन्फ्यूजन भी हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं लाइट के अंदर ही, ऑप्टिक्स के अंदर ही, जैसे इंटरफेरेंस है, इस साल पढ़ेंगे अपन। डिफ्रैक्शन है, वो भी इस साल पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस वैसे आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, है ना, साउंड वेव्स के इंटरफेरेंस के बारे में। जब दो एनर्जी की वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट वो निकालती हैं। तो जो रिजल्टेंट वेव जब वो निकालती हैं, तो उस फिनोमेना को अपन इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये वेव थ्योरी से प्रूव होते हैं। कौन? इंटरफेरेंस हो गया, या डिफ्रैक्शन हो गया। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वेव थ्योरी से प्रूव होते हैं। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख लो, कॉम्पटन इफेक्ट को देख लो, इनके लिए क्या चाहिए? इनके लिए क्वांटम थ्योरी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई कुछ एक्सपेरिमेंट तो क्वांटम थ्योरी से करेक्ट प्रूव हो रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो वेव थ्योरी से करेक्ट प्रूव हो रहे हैं। तो फिर क्वांटम थ्योरी लें या वेव थ्योरी लें, ये कन्फ्यूजन हो गया। तो इस कन्फ्यूजन को दूर किया किसने? डी ब्रोगली ने 1913 में। डी ब्रोगली ने क्या बोला? 1913 में डी ब्रोगली डुअल हाइपोथेसिस लेके आया। उसने बताया कि डुअल नेचर होता है लाइट का। क्या लेके आया? कौन लेके आया? डी ब्रोगली 1913 में लाया डुअल हाइपोथेसिस। उसने क्या बताया कि लाइट जो है ना, लाइट जो है उसका डुअल नेचर है ना, डबल उसका नेचर अपन को देखने को मिलता है, डबल बिहेवियर देखने को मिलता है। डुअल नेचर कैसे है कि भाई लाइट का पार्टिकल नेचर तो है, मान लिया, लेकिन हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव अटैच होती है। ठीक है, क्या बोला डी ब्रोगली ने कि भाई लाइट हो सकता है पार्टिकल्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रैवल करे, ठीक है, हो सकता है, लेकिन हर एक पार्टिकल जो है ना लाइट का, उसके साथ क्या होगा? एक वेव अटैच होगी। ठीक है, अभी जो वेव अटैच होती है ना, इस वेव को उसने बोला मैटर वेव। इसको बोला उसने मैटर वेव, या फिर उसने इसको बोल सकते हैं अपन डी ब्रोगली वेव। मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव उसने बोला ये हर एक पार्टिकल के साथ अटैच होती है। ये अपना पार्टिकल है, इसके साथ ये डी ब्रोगली वेव अटैच हो जाएगी, मतलब कुछ फोटोन ऐसा दिखेगा, अपन ये मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अटैच होती है ना मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव, यही इस पार्टिकल को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है, उसने बोला कि क्या होगा कि जब एक लाइट के साथ लाइट का रिएक्शन होगा, समझना इस बात को, लाइट के साथ लाइट का रिएक्शन होगा, तब तो अपन को देखने को मिलेगा उसका वेव नेचर। ठीक है, और लाइट का रिएक्शन होगा किसके साथ? किसी सरफेस के साथ, तो अपन को उसको देखने को मिलेगा क्वांटम नेचर। ये डी ब्रोगली ने बोला। तो डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस था ना, उसने सॉल्व कर दिया जो कन्फ्यूजन था। भाई कन्फ्यूजन यही था कि भाई लाइट का नेचर कैसा, क्वांटम नेचर, डिस्क्रीट नेचर या कॉन्टिन्यूस नेचर, वेव नेचर। तो यहाँ उसने बोल दिया कि भाई दोनों ही कंबाइंड हो गए, तो दोनों का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। अब देखो क्या हो रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या क्रोम्पटन इफेक्ट में तो लाइट अपनी जाके सरफेस में इंसिडेंट होती है, तो वहाँ अपन को क्वांटम नेचर मतलब डिस्क्रीट नेचर देखने को मिल गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भाई जो लाइट है, लाइट के साथ इंटरेक्ट करती है, कहाँ करती है? इंटरफेरेंस में करती है, डिफ्रैक्शन में करती है, तो वहाँ पर वो कैसा नेचर देखने को मिल गया? उसका वेव नेचर देखने को मिल गया। तो इससे क्या हो गया कि सारी जो लाइट की फिनोमेना थी ना, वो डिस्क्राइब हो गई। तो वहाँ से फिर अपनी ये डुअल नेचर चलता चला आ रहा है, डुअल हाइपोथेसिस एग्जिस्टेंस में आ रही है। ठीक है भाई, अब क्या होगा कि देखो वेव की फॉर्म में अपन बात करेंगे। ये अपना जो चैप्टर है ये तो वेव ऑप्टिक्स है।
तो अपन को तो अपने लाइट के पाथ को वेव ही मानना है, ठीक है। तो वेव मान के ही अपन को यहाँ स्टडी करना है उसको, ठीक है। तो वेव मान के स्टडी करना चाहिए। इससे पहले वाले में अपन ने उसको रे माना था, उसके पाथ को, तो इनिशियल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ठीक है। यहाँ अपन को मानना है क्या, वेव। अब वेव जो है उसके अकॉर्डिंग मेरे को वेव थ्योरी लेके चलनी है इस चैप्टर के अंदर, तो ठीक है। अब क्या होता है कि भाई वेव ऐसे मानो जैसे अपन हमारे सामने पॉन्ड में वाटर है, पानी भरा हुआ है, उसमें कोई अपन ने पेबल या स्टोन लिया, उसके अंदर फेंक दिया, तो अपन ने क्या देखा कि जहाँ जाके उसने हिट किया वहाँ से वेव्स जनरेट होती हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट के सोर्स से जनरेट होती हैं, ठीक है। भाई जहाँ पर ने पत्थर मारा वो सोर्स बन गया किसका, एनर्जी का, वहाँ से वो एनर्जी ट्रेवल करके जा रही है ना। पानी अपन को ऊपर नीचे होता हुआ दिखता है, ठीक है। वाटर के पार्टिकल्स अप डाउन ऐसे करके मोशन करते हैं। तो ऐसे ही लाइट के बारे में बोला गया कि भाई लाइट के जो वेव है ना, तो वो जो वाटर पार्टिकल्स है ना, उसी तरह मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ऐसे अप डाउन, ठीक है। तो वाइब्रेट करते हुए वो क्या करते हैं, हर डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल करते हैं। तो हर डायरेक्शन में जब डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, तो मान लो ये सोर्स था अपना, ठीक है, यहाँ से ये डिस्टर्बेंस निकला, तो ये पार्टिकल ऐसे हर डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता गया, ठीक है। तो ये अपने पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, अपन ने वाटर के अंदर क्या देखा है कि वाटर के अंदर ये सोर्स होता है ना, यहाँ पत्थर मारा, तो ये इस तरह की वेव जनरेट होती हैं। मतलब चारों साइड में वाटर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, सेंटर पॉइंट से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे चारों तरफ एक साथ तो ऊपर उठता है, एक साथ नीचे जाता है, एक साथ ऊपर उठता है, फिर एक साथ नीचे जाता है। मतलब सारे पार्टिकल्स एक साथ, उनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नीचे मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर ऊपर मैक्सिमम, ऐसे करके सारे पार्टिकल्स मतलब एक सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे, मतलब ये सेंटर पॉइंट, इससे इधर 1 मीटर, 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 तो 1 मीटर का डिस्टेंस अगर मैं लूँ तो उस 1 मीटर के डिस्टेंस पे सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे। मतलब वो एनर्जी हर एक डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करके गई है। तो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करके गई है, तो वो एनर्जी सेम टाइम पे मैक्सिमम होगी, है ना, सेम डिस्टेंस के पार्टिकल्स के लिए, और सेम डिस्टेंस के पार्टिकल्स के लिए एक साथ ही मिनिमम होगी। तो सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर आएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे। तो क्या होगा कि एक्चुअली में हो तो ये रहा है, भाई इधर वाला पार्टिकल मान लो इधर 1 मीटर पे वो पार्टिकल वो ऊपर आया, इधर 1 मीटर पे पार्टिकल वो ऊपर आया, इधर 1 मीटर पार्टिकल वो ऊपर आया, इधर 1 मीटर पार्टिकल वो ऊपर आया, वाटर वेव्स की बात कर रहा हूँ, इधर 1 मीटर वो पार्टिकल ऊपर आया, इधर 1 मीटर वो पार्टिकल ऊपर आया। तो ऐसे चारों साइड के सारे साइड के पार्टिकल एक साथ ऊपर आ रहे हैं। तो वो पार्टिकल्स मतलब पॉइंट मिलके मेरे को क्या दिखता है, एक लाइन जैसा दिखता है। वो सब मिलके क्या बना लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। तो टाइम टी के बाद वो डिस्टर्बेंस चारों तरफ सेम डिस्टेंस पे पहुंच गया, सेम डिस्टेंस पे पहुंच गया। तो क्या हुआ कि अपन को एक साथ एक वेव जनरेट होती हुई अपीयर होती है। तो वो जो वेव जनरेट होती हुई अपन को अपीयर हो रही है ना, तो टाइम टी के बाद, आफ्टर टाइम टी, अगर मैं उन वेव्स पे एक ये लोकस ड्रॉ कर दूं, तो वो लोकस मतलब वो लोकस की फॉर्म में ऊपर और नीचे पार्टिकल्स एक साथ जा रहे हैं। तो ये जो लोकस है ये क्या हो गया, इन वेव के फ्रंट पार्ट को डिनोट कर रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। मतलब एक तरीके से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वो डिस्टर्बेंस 1 सेकेंड के बाद यहाँ आ गया, इधर 1 सेकेंड का इधर आ गया, 1 सेकेंड का इधर यहाँ आ गया, 1 सेकेंड का इधर यहाँ आ गया, और 1 सेकेंड का ये पोजीशंस हैं। तो 1 सेकेंड के बाद सारी पोजीशंस को ज्वाइन करवा दूँ इनको, तो ये मेरी 1 सेकेंड के बाद वेव का जो डिस्टर्बेंस है ना, उसकी पोजीशन को डिनोट करने वाला ये जो लोकस है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। मतलब अपनी वेव का फ्रंट पार्ट मैंने मिला दिया सारी पार्टिकल्स के लिए, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, वेव फ्रंट बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये वेव फ्रंट जो है ना, वो 3 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है स्फेरिकल, एक हो सकता है सिलेंड्रिकल, और एक हो सकता है प्लेन वेव फ्रंट। देखो कहाँ कहाँ बनेंगे तीनों। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी, स्फेरिकल वेव फ्रंट की। ठीक है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट स्फीयर की फॉर्म में बनेगा।
स्फीयर की फॉर्म में बनेगा। अब स्फीयर की फॉर्म में तब बनेगा जब पॉइंट सोर्स हो, मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पॉइंट सोर्स चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट सोर्स है डिस्टर्बेंस, ये सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस पे पहुंचेंगे, ज्वाइन करवा दूंगा तो ये वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल। उसके बाद यहाँ पहुंचा, उसके बाद यहाँ पहुंचा, तो डिफरेंट टाइम्स के बाद ये अपनी वेव की पोजीशन को दिखाएंगे लोकस। तो ये जो लोकस होंगे सब कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। तो ये जो वेव फ्रंट बना पॉइंट 4 से, ये कैसा बना, ये मेरे को स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, जो पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट जनरेट होता है वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। चारों साइड में जाएंगे ना डिस्टर्बेंस, ये पॉइंट है बीच में, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो चारों साइड स्फीयर जैसा बन जाएगा ये, है ना। दूसरा हो सकता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है हमेशा लाइन सोर्स से। मान लो ये लाइन है ना, कोई ये लाइन हो गई, इस लाइन से डिस्टर्बेंस यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे आ गया, है ना, और इस लाइन के सब तरफ में आएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये ड्रम जैसी शेप बन जाएगी, इन सबको ज्वाइन करवा दूंगा, ये लोकस बनेगा, तो ये अपना जो वेव फ्रंट बनेगा, दिस वेव फ्रंट ड्यू टू लाइन सोर्स विल बी व्हाट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। टाइम टी के बाद इधर आ गया, उसके बाद और थोड़ा टाइम ट्रेवल करके मान लो इधर आ गया, तो ऐसे बहुत सारे चारों तरफ क्या बन जाएंगे, सिलेंडर बन जाएंगे। ठीक है, दी सिलेंडर्स आर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जो किससे बने, लाइन सोर्स से बनेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई फार सोर्स है, ठीक है, उससे बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा, इसमें क्या है कि देखो ये तो वेव फ्रंट है, ये लाइन से मैंने वेव को जनरेट किया है, डिनोट किया है। तो वेव जो है ना अपनी, वो वेव फ्रंट की कैसी है, परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर है ना, यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे वेव जनरेट होगी, तो सरफेस की कैसी होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। तो प्लेन वेव फ्रंट अगर आ रहा है, मतलब ऐसे ये प्लेन वेव फ्रंट है, मतलब ये वेव ऐसे आ रही होगी, तो वेव ऐसे आ रही होगी, मतलब ये पैरेलल वेव आ रही होंगी। ठीक, और पैरेलल वेव कहाँ से आती है, ये डिस्टेंस वाले सोर्स से आती है, मतलब इनफाइनाइट से आती है पैरेलल रेज, है ना। पैरेलल रेज जो हैं वो कहाँ से आती है, रेज ही दिखा रहा हूँ मैं, तो ये जो पैरेलल रेज है वो कहाँ से आती हैं, इनफाइनाइट से। मतलब जो डिस्टेंस पे सोर्स होगा, तो डिस्टेंस के सोर्स से जो लाइट रेज आएंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और लाइट रेज का जो वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट कैसा होगा, वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो इस तरह मेरे को जो प्लेन वेव फ्रंट है वो डिस्टेंस सोर्स से मिल सकता है। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं, वेव थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो है वो इन्हीं वेव फ्रंट्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है। अब करती कैसे है, वो तो हाइगेन ने उसके लिए थ्योरी दी है, विच इज कॉल्ड हाइगेन्स थ्योरी, हाइगेन्स वेव थ्योरी। ठीक है, तो हाइगेन्स वेव थ्योरी अपन इसी चैप्टर में अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट जो भी हैं लाइट की वो स्टडी कर ली हैं। अब वेव थ्योरी हाइगेन की वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।